आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ किस्मत चुगताई के मंटो के खाके। मंटो मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन का दूसरा हिस्सा। सफिया, अरे सफिया, वो चिल्लाया। सफिया धुएं से हटी आंखें में आंचल से पोंछती हुई आई। क्या है मंटो साहब, कितना चिल्लाते हो? अरे बेवकूफ, इनका पैर भारी है। उसने सफिया की कमर में हाथ डालकर कहा। उफ, गंदगी की इंतहा है। जभी तो आपको लोग फहश निगार कहते हैं। मेरे इस बिगड़ने पर मंटो खूब चहका और बड़ी बूढ़ियों जैसे मशवरे देने लगा। पेट पर जैतून के तेल की मालिश से खरोंचे नहीं पड़ेंगे। निहार मुंह सेब का मुरब्बा खाने से उबकाइयां नहीं आती। खोपरा खाने से बच्चा गोरा होगा और आसानी से होगा। जापे में बर्फ न चाबिएगा, नले सूज जाते हैं। क्यों सफिया? ओ मंटो साहब, कैसी बातें करते हो? सफिया खिसिया कर रह गई। और जब सीमा पैदा हुई तो सफिया मेरे पास बैठी कांपती रही, मगर बच्ची को देखकर मंटो को अपना बेटा बहुत याद आया। वो देर तक मुझे उसकी छोटी छोटी शरारतें बताता रहा। सफिया का दिल पिघल गया और साल के अंदर मंटो की बड़ी बेटी पैदा हो गई। पूना से आने के बाद मुझे मालूम हुआ। मैं फौरन गई। मंटो ने मकान बदल लिया था। ढूंढ ढांड कर दूसरे मकान पहुंची तो देखा ड्राइंग रूम में अलगनी पर पोतड़े निचोड़ कर फैला रहे हैं। नया मकान बहुत छोटा और बगैर हवा का था। मंटो ने इसलिए बदल लिया कि पिछले मकान का फर्श गंदा था। बच्ची घुटनों चलती तो फांस लग जाती और मिट्टी चाट जाती। यहाँ निखत मजे से फर्श पर खेल सकेगी। हालांकि निखत चंद हफ्तों की थी। मुझे बच्चे सख्त नापसंद है, मंटो संजीदगी से कहता। जान को चिपट जाते हैं। मुझे उनसे इसीलिए डर लगता है। हर वक्त उन्हीं का ख्याल रहता है, कभी किसी काम में दिल नहीं लगता। वो दूध की बोतल धोकर फलसफा छांटता। मेरी भतीजी मीनू उसे बड़ी प्यारी थी। घंटों उसके साथ गुड़ियों और हंडकुलियों की बातें किया करता। फरमाइश पर खिड़की से बांस डालकर उसके लिए इमलियां तोड़कर नीचे से कुर्ते के दामन में समेट लाता। सीमा को पॉट पर बिठाकर शी करता और बच्चों का बहुत शाती था, क्योंकि वो उनकी मोहब्बत में बेबस था। एक दिन जब हम मलाड में रहते थे, रात के कोई 12:30 बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मालूम हुआ सफिया सांस फूली हुई सी खड़ी हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली मैंने मना किया कि ऐसी हालत में किसी के घर जाना नहीं चाहिए, मगर वो कहाँ सुनते हैं। मंटो, माँ, नंदा जी और खुर्शीद अनवर के आ गए। अरे ये सफिया कौन होती है मना करने वाली? हाथ में बोतल और ग्लास लिए तीनों उधर आए। शाहिद ने पार्टी को लबैक कहा। तय हुआ बहुत भूखे हैं। होटल सब बंद हो चुके हैं। रेल का वक्त गुजर गया। कुछ मिल जाए तो खुद पकाकर खा लेंगे। बस आटा दाल दे दो, खुद बावर्ची खाने में जाकर पका लेंगे। सफिया को मर्दों का रोटी पकाना कतई न भाया, मगर वो कहाँ मानते थे। बावर्ची खाने पर चढ़ाई कर दी। मंटो आटा गूंदने लगे। नंदा जी अंगीठी पर टूट पड़े और खुर्शीद अनवर को आलू छीलने को दे दिए गए, जो छीलने से ज़्यादा कच्चे खाने पर मुसिर थे। और फिर बोतल भी बावर्ची खाने में आ गई। लोग फसकड़ा मारकर वहीं बैठ गए और कच्चे पराठे पकाते गए, खाते गए। मंटो ने आटा बहुत अच्छा गूंदा और बड़े सलीके से रोटी पका ली और फिर झट से पुदीने की चटनी पीस डाली। खाना खाकर ये लोग वहीं फैलकर सो भी जाते अगर जबरदस्ती बरामदे तक न घसीटा जाता। ये जिंदगी थी जो मंटो को सबसे ज्यादा दिलचस्प मालूम होती थी। माकूल आमदनी हो, पीना पिलाना हो, कहन हो, बेफिक्रियां हो, हर बात मजाक मालूम होती थी।
उसी ज़माने में लाहौर गवर्नमेंट ने मेरे और मंटो पर मुकदमा चला दिया। मंटो की देरीना आरजू बढ़ाई, लाहौर में भी लुत्फ आ गया, खूब दावतें उड़ाई। इसी बहाने लाहौर की जियारत हो गई। जरी जूते खरीदने हम दोनों साथ गए। मंटो के पैर बहुत नाजुक और सफ़ेद थे, जैसे कमल के फूल। जरी के जूते बहुत जचने लगे। मेरे पैर बड़े भद्दे हैं, मैं नहीं खरीदूंगी इतने खूबसूरत जूते, मैंने कहा। और मेरे पैर इतने जनाने हैं कि मुझे इनसे शर्म आती है। मगर हमने कई जोड़े जूते खरीदे। आपके पैर बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा। बकवास है, बकवास है मेरे पैर, लाइए बदल लें। बदलना ही है तो लाइए सर बदल लें, मैंने राय दी। और खुदा मुझे कोई एतराज़ नहीं, मंटो ने चहक कर कहा। मोहब्बत के मसले पर कितनी झड़पें हुई, मगर किसी फैसले पर ना पहुंच सके। वो यही कहता, मोहब्बत क्या होती है? मुझे अपने जरी के जूते से मोहब्बत है, रफ़ीक को अपनी 5 बीवियों से मोहब्बत है। मेरा मतलब उस इश्क से है जो एक नौजवान को एक दोशीज़ा से हो जाता है। हाँ, मैं समझ गया। मंटो ने दौरे माजी के धुंधलकों में कुछ टटोल कर सोचते हुए खुद से कहा, कश्मीर में एक चरवाही थी। फिर मैंने दास्तान सुनने वालों की तरह हुकारा दिया। फिर कुछ नहीं। वो एकदम बचाव के लिए तन गया। आप मुझे इतनी गंदी बातें तो बता देते हैं और आज शर्मा रहे हैं। अरे कौन गधा शर्मा रहा है? मंटो ने वाकई शर्मा कर कहा। बड़ी मुश्किल से उसने बताया। बस जब वो मवेशी हाँकने के लिए अपनी लकड़ी ऊपर उठाती तो उसकी सफ़ेद कोहनी दिखाई दे जाती। मैं कुछ बीमार था। रोज़ एक कंबल लेकर पहाड़ी पर जाकर लेट जाया करता था और सांस रोके उस लम्हे का इंतज़ार करता था जब वो हाथ ऊपर करे तो आस्तीन सरक जाए और मुझे उसकी सफ़ेद कोहनी दिखाई दे जाए। कोहनी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने सिवाय कोहनी के उसके जिस्म का और कोई हिस्सा नहीं देखा। ढीले ढाले कपड़े पहने रहती थी। उसके जिस्म का कोई ख़त नहीं दिखाई देता था, मगर उसके जिस्म की हर जुम्बिश पर मेरी आंखें कोहनी की झलक देखने के लिए लपकती थीं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैं कंबल पर लेटा था, वो मुझसे थोड़ी दूर आकर बैठ गई। वो अपने गरेबान में कुछ छुपाने लगी। मैंने पूछा, मुझे दिखाओ। तो शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया और बोली, कुछ भी नहीं। बस मुझे जिद हो गई। मैंने कहा, जब तक तुम दिखाओ ये नहीं, जाने नहीं दूंगा। वो रूहान सी हो गई, मगर मैं भी जिद पर अड़ गया और आखिर को बड़ी रद्दोकद के बाद उसने मुट्ठी खोलकर हथेली मेरे सामने कर दी और खुद शर्म से घुटनों में मुंह दबा लिया। क्या था उसकी हथेली पर? मैंने बेसब्री से पूछा। मिस्री की डली। उसकी गुलाबी हथेली पर बर्फ के टुकड़े की तरह मिस्री की डली उसकी गुलाबी हथेली पर बर्फ के टुकड़े की तरह पड़ी झिलमिला रही थी। फिर आपने क्या किया? मैं देखता रह गया। वो फिर सोच में डूब गया। फिर ही उठकर भाग गई। थोड़ी दूर से पलट आई और वो मिस्री की डली मेरी गोद में डालकर नज़रों से ओझल हो गई। वो मिस्री की डली बहुत दिनों तक मेरी कमीज की जेब में पड़ी रही। फिर मैंने उसे दराज में डाल दिया और कुछ दिन बाद चींटियां खा गई। और लड़की? कौन सी लड़की? वो चौंका। वही जिसने आपको मिस्री की डली थमा दी थी। उसे मैंने फिर नहीं देखा। अरे किस कदर फुसफुसा है आपका इश्क, मैंने नाउमीदी से चिढ़कर कहा। मुझे तो बड़े किसी शोले बदामा किस्म के इश्क की उम्मीद थी। कतई फुसफुसा नहीं, मंटो लड़ पड़ा। बिल्कुल रद्दी, 100। मिस्री की डली लेकर चले आए। बड़ा तीर मारा। तो और क्या करता? उसके साथ सो जाता। एक हरामी पिल्ला उसकी गोद में छोड़कर आज उसकी याद में अपनी मर्दानगी के डींगे मारता। वो बिगड़ा। ठीक कहते हैं आप। मिस्री की डली कड़कड़ा कर खाने की नहीं, धीरे धीरे चूसने की चीज है। ये वही मंटो था, ख्वाहिश निगार, गंदा जहन, जिसने बू लिखी थी, जिसने ठंडा गोश्त लिखा था। लेकिन मिर्जा गालिब में चौधरी बेगम मिर्जा गालिब की महबूबा हो या ना हो,
इसका फैसला नहीं किया जा सकता। मगर मंटो के ख्यालों की लड़की ज़रूर है जिसे वो हाथ नहीं लगाना चाहता, जिसकी कलाई की झलक देखने के लिए वो सारी जिंदगी बैठ सकता है। ये था वो तजाद जो मंटो की मुख्तलिफ कहानियों में मुख्तलिफ औकात में जाहिर होता था। एक तरफ वो नया कानून लिखता है और दूसरी तरफ बू। दोनों में वो खुद को गर्क करके लिखता है। लोगों को एक फहश निगार याद रह जाता है और वो वाक़या निगार को भूल जाते हैं, कसदन या सहवन एक ही बात है। मुल्क में फसाद शुरू हो गए। बंटवारे के बाद उस कोठी के वहाँ उस कोठी में किए जाने लगे। मंटो उस वक्त फिल्मिस्तान में करीब करीब मुस्तकिल था। वो बड़ा खुश नज़र आता था। मधा सराई जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी उसे मिलनी थी कि उसकी फिल्म 8 दिन कामयाब ना हुई। न जाने क्यों वो फिल्मिस्तान छोड़कर अशोक कुमार के साथ बम्बई टॉकीज चला गया। उसे अशोक कुमार बहुत पसंद था। मुखर्जी ने न जाने उसे क्या कह दिया था कि वो एकदम उनके खिलाफ हो गया। बकवास है मुखर्जी, फ्रॉड है पक्का, वो तलखी से कहता। बम्बई टॉकीज में जाकर उसने मुझे कंपनी में 1 साल के लिए सीनियर सिनेरियो डिपार्टमेंट में काम दिलवा दिया और बहुत खुश हुआ। अब हम दोनों मिलकर कहानी लिखेंगे। तहलका बच जाएगा, मेरी और आपकी कहानी, अशोक कुमार हीरो। बस फिर देखिएगा। एक कहानी मंटो की ज़ेरे गौर थी। अशोक को वो पसंद थी। इससे पहले उसे मजबूर की कहानी पसंद थी, फिर दिल से उतर गई और मंटो की कहानी पसंद आई। मेरे आने के बाद उसे मेरी कहानी ज़िद्दी पसंद आ गई। खैर मंटो को नागवार ना गुजरा। अब अशोक कुमार ने मुझसे मंटो की कहानी पर काम करने को कहा और मंटो को मेरी कहानी पर। नतीजा ये कि मंटो मुझसे और मैं मंटो से शाकी होने लगी। उधर कमाल अमरोही महल की कहानी लेकर आ गए और अशोक कुमार को वो पसंद आ गई और हम दोनों की कहानी खटाई में पड़ गई। अब सिर्फ इज्जत का सवाल होता तो और बात थी। वहाँ तो ये हाल हो गया कि हमारी कहानी नहीं बन रही है तो हम किसी शुमार कतारी में नहीं। को हमसे कह दिया गया था कि चैन से बैठो, तनख्वाह मिलती रहेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन कहानी हमारी नहीं बनेगी। लिहाजा मेरी और शाहिद की पूरी कोशिशें अपनी कहानी ज़िद्दी को बनवाने की तरफ लग गई और बग़ैर अशोक कुमार के दूसरे दर्जे की तस्वीरों की कतार में ज़िद्दी बनाई जाने लगी। मगर मंटो की कहानी रह गई। मंटो दिन भर अपने कमरे में बैठा अपनी कहानी की उधेड़-बुन किया करता। कभी अंजाम को आगाज़ बनाकर लिखता, कभी आगाज़ को अंजाम बनाकर, कभी वस्त से शुरू करके आगाज़ पर ख़त्म करता और वस्त को अंजाम बना देता। बावजूद हज़ारों ऑपरेशनों के कहानी की कोई कल अशोक कुमार को पसंद न आई। मगर मंटो यही कहता, आप गांगुली को नहीं समझती, मैं समझता हूँ, वो मेरी कहानी में ज़रूर काम करेगा। आपकी कहानी में उसका रोल रोमांटिक नहीं बाप का है, वो कभी नहीं करेगा। और मंटो से फिर लड़ाई होने लगी। मगर हमारी अदबी ज़बान यहाँ अपनी फ़िक्र पड़ी थी और वही हुआ कि ज़िद्दी और महल बन गई, मंटो की कहानी रह गई। मंटो को इसकी उम्मीद न थी, उसे बड़ी ज़िल्लत महसूस हुई। वो सब कुछ झेल सकता था, बेकदरी नहीं झेल सकता था। उधर मुल्क के हालात बिल्कुल ही अबतर हो गए। उसके बीवी बच्चे उसे पाकिस्तान बुलाने लगे। मंटो ने हमसे भी चलने को कहा। पाकिस्तान में हसीन मुस्तकबिल है, वहाँ से भागे हुए लोगों की कोठियाँ मिलेंगी, वहाँ हम ही हम होंगे, बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। मेरे जवाब पर मंटो मुझसे वाकई बददिल हो गया। इतनी लड़ाइयाँ और झगड़े मेरे उससे हुए, मगर यूं किसी संजीदा उसूल पर बहस नहीं हुई। और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मंटो कितना बुज़दिल है। किसी कीमत पर वो भी अपनी जान बचाने को तैयार है। अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए वो भागे हुए लोगों की ज़िंदगी की कमाई पर दांत लगाए बैठा है। मुझे उससे नफरत हो गई और एक दिन बगैर इत्तला किए और मिले वो पाकिस्तान चला गया। मुझे बड़ी हतक महसूस हुई। फिर जब उसका ख़त आया कि वो बहुत खुश है, बहुत उम्दा मकान मिला है,
कुशादा और खूबसूरत, कीमती, आसान से आरास्ता हमें उसने फिर बुलाया था। जिद्दी खत्म हो गई थी और हमने आरज़ू शुरू कर दी थी। बुरे वक्त आए थे और चले गए थे। उसके फिर 2 खत आए। उसने बुलाया था, एक सिनेमा अलॉट करवाने की उम्मीद दिलाई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसकी मोहब्बत का पहले भी यकीन था, मगर अब तो और भी मान जाना पड़ा। मगर मैंने उसके खत फाड़ दिया, इस बात से चिढ़कर कि वो मेरे उसूलों की कदर क्यों नहीं करता। मैंने उसे जाने से नहीं रोका, फिर वो मुझे अपने रास्ते पर क्यों घसीट रहे। फिर सुना मंटो बहुत खुश है, मकान छिन गया, मगर दूसरा मकान भी खासा अच्छा मिला। एक लड़की और पैदा हुई और साल गुजरते गए। एक लड़की और पैदा हुई, मंटो का खत आया, कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान बुलवा लो। फिर मालूम हुआ मंटो पर मुकदमा चला और जेल हो गई। हाथ पर हाथ रखे बैठे, किसी ने एहतजाज भी न किया, बल्कि कुछ ऐसा लोगों का रवैया था कि अच्छा हुआ जेल हो गई, अब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। न कहीं जलसे हुए, न मीटिंगें हुई, न रिजोल्यूशन पास किए गए। फिर मालूम हुआ कि दिमाग चल निकला और पागल खाने में यार दोस्त पहुंचा आए हैं। मगर एक दिन मंटो का खत आया, बिल्कुल होशो हवास में लिखा था कि अब बिल्कुल ठीक हूं, अगर मुखर्जी से कहकर बम्बई बुलवा लो तो बहुत अच्छा हो। उसके बाद अरसे तक कोई खैर खबर नहीं मिली, ना ही मेरे खत का जवाब आया। फिर सुना कि दोबारा पागल खाने चले गए। अब मंटो की खबरों से डर सा लगता था, पूछने की हिम्मत ना पड़ती थी। खुदा जाने उसका अगला कदम कहाँ पड़ा हो। मगर पागल खाने से आगे जो कदम पड़ता है वो लौट कर नहीं आता। पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भी इतनी कड़वी खबरें सुनी कि जी उब गया। बेतरा पीने लगे हैं, अपने पराए हर एक से पैसा मांग बैठते हैं, अखबार वाले बिठाकर सामने मजमून लिखवाते हैं, पेशगी पैसा दो तो सब खा जाते हैं। मंटो का आखिरी खत आया, जिसमें एक मजमून अपने ऊपर लिखने को कहा था, और बेसाख्ता मेरी मनहूस ज़बान से निकल गया कि अब तो मरने के बाद ही मजमून लिखूंगी। और आज मंटो के मरने के बाद मैं लिख रही हूँ। मंटो ही नहीं, अरसा हुआ मेरे और मंटो के दरमियान बहुत कुछ मर चुका था। आज सिर्फ एक कसक जिंदा है। ये पता नहीं चलता कि किस बात की कसक है। क्या इस बात की नदामत है कि वो मर चुका है और मैं जिंदा हूँ? ये मेरे सीने पर फिर कर्ज जैसा बोझ क्यों है? मुझे तो मंटो का कोई कर्जा याद नहीं। और उसका कर्जा भी क्या था? यही ना कि उसने मुझे बहन कहा था। मगर बहनें तो खड़ी भाइयों को दम तोड़ता देखती हैं और कुछ नहीं कर पाती। मरने वाले जख्म लगा जाते हैं जो न दुखता है न रिश्ता है, खामोश सुलगता रहता है। आज मुझे सफ़िया बेतरा याद आ रही है। जी चाहता है एक बार सर जोड़कर हम वैसे ही बातें कर सकें जैसे बरसों हुए अडल्फी चैम्बर में किया करते थे। मगर वो थी सुहाग रात और पहलौटी के बच्चे की बातें। ये हैं मौत की बातें। इसलिए डरती हूँ और मेरा कलम खुश्क हो जाता है। न जाने इन चंद सालों में उस पर क्या गुजरी है। किस दिल से पूछूं कि जब सारी दुनिया ने मंटो को फरामोश कर दिया तब भी तुम्हारी मोहब्बत उसी तूफानी हस्ती का सहारा चट्टान बनकर देती रही, या तुम्हारा प्यार थककर निढाल हो चुका था? क्या यह 12-13 बरस का भौचाल तुम्हें झिंझोड़ कर पस्त कर गया, या तुम अब भी अपने मंटो साहब की सफिया रही? पास पड़ोस के मुहज़्ज़िब लोगों और रिश्तेदार जब उसकी बदरोई पर नाक भौं चढ़ाते थे तो तुम क्या करती थी? उन खामोश गैसों का तुम्हारे पास क्या जवाब था जो बेमरवत्ती और लापरवाही से तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाया करती थी? दम तो घुट जाता था। क्या उसने तुम्हारी प्यार भरी गोद में दम तोड़ दिया? वो तन्हा और भरे खानदान में अकेला ही से ढाला? क्या बच्चियां अपने बाप को पागल, मुफलिस, शराबी समझती थीं? उसने तुम्हें तंगदस्ती और नदामत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मुझे कुछ भी तो नहीं मालूम। न जाने क्यों उसकी तहरीरों में अपनी जिंदगी का धुंधला सा अक्स भी नहीं है। वो अपनी मुश्किलों को अपनी कमजोरी पर महमूल करता रहा।
उसने उन्हें ऐब की तरह छुपाया। उसे गुर्रा था कि चाहे तो वो दम भर में लाखों कमाकर फेंक दे, जब भी तो उसे यकीन ना आता था कि वो फाके भी कर सकता है और उसका कलम बेकसी से घिसटता रहता है। तुम आजिज़ तो नहीं आ गई अदीबों से? यूं ही खुद घसीटते हैं, अपनों को दलदल में घसीटते हैं और फिर एक दिन अकेला छोड़कर चल देते हैं। तो बहन, ये अदीबों ही की आदत नहीं, हमारे देश के लाखों करोड़ों इंसान इसी तरह जिंदगी में नाकामी और नामुरादी का शिकार होते हैं। चाहे वो अदीब हों या क्लर्क, उनकी यही जिंदगी है और कमोबेश यही अंजाम। जो ज़्यादा हिस्सास होते हैं वो पागल हो जाते हैं और ढीठ सिसकते रहते हैं। न जाने दिल क्यों कहता है कि मंटो की इस जवामर्गी में मेरा भी हाथ है। मेरे दामन पर भी खून के नजर न आने वाले छींटे हैं जो सिर्फ मेरा दिल देख सकता है। वो दुनिया जिसने उसे मरने दिया मेरी ही तो दुनिया है। आज उसे मरने दिया और कल यूं ही मुझे भी मर जाने की इजाजत होगी और फिर लोग मातम करेंगे। मेरे बच्चों का बोझ उनके सीधे पर चट्टान बन जाएगा। जलसे करेंगे, चंदे जमा करेंगे, उन जलसों में अदीमुल फुर्सती की वजह से कोई ना आ सकेगा। वक्त गुजर जाएगा, सीने का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएंगे। यह था इस्मत चुगताई के खाके का दूसरा हिस्सा। इजाजत दीजिए।